जरा सोचिए, मतलब दूर अंतरिक्ष में वो जो विशाल गैलेक्सीज हैं उनके घूमने से लेकर हमारे अपने शरीर के अंदर नसों में जो खून बह रहा है वहां तक, हर जगह हर स्केल पर चुंबकीय क्षेत्र मौजूद हैं। ये चुंबकत्व की जो घटना है, ये तो सच में हर जगह फैली हुई है। और कमाल की बात तो यह है कि हम इसे कोई आज से नहीं, सदियों से जानते हैं। करीब क्या कहते हैं, आज से कोई 2500 साल पहले यूनान के मैग्नेशिया द्वीप में लोगों ने कुछ ऐसे पत्थर खोजे जो लोहे को अपनी तरफ खींचते थे, और शायद वहीं से ये मैग्नेट शब्द आया। तो ये समझ तो बहुत पुरानी है, शायद मानव सभ्यता जितनी ही पुरानी। तो आज हम इसी चुंबकत्व की दुनिया की एक गहरी पड़ताल करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये चुंबक असल में हैं क्या, इनके गुण क्या हैं। और सबसे दिलचस्प सवाल कि भाई अलग अलग चीज़ें, जैसे मान लीजिए तांबा है, पानी है या हवा है, ये सब चुंबकत्व पर कैसे रिएक्ट करती हैं? क्या सब कुछ लोहे की तरह ही चिपकता है या कुछ और कहानी है? चलिए पता लगाते हैं। तो शुरुआत कुछ एकदम बेसिक बातों से करते हैं जो शायद हमें स्कूल से थोड़ी थोड़ी याद हो। जैसे हमारी पृथ्वी, वो खुद एक बहुत बड़े चुंबक की तरह काम करती है। हाँ बिल्कुल। और अगर हम एक छड़ चुंबक, मतलब वो बार मैग्नेट, उसे धागे से बांधकर लटका दें तो वो घूमकर हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। इन सिरों को हम चुंबक का उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल कहते हैं। सही। और ये भी याद होगा कि एक जैसे ध्रुव, मतलब नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, वो एक दूसरे को धकेलते हैं, रिपेल करते हैं। और अलग अलग ध्रुव नॉर्थ साउथ वो खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पर यहाँ एक बहुत ही अजीब और जरूरी बात आती है। अगर हम उस छड़ चुंबक को बीच से तोड़ दें तो क्या होगा? क्या हमें एक अलग नॉर्थ पोल और एक अलग साउथ पोल मिल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ, आप तोड़ेंगे तो आपको दो छोटे चुंबक मिल जाएंगे और हर छोटे चुंबक का अपना नॉर्थ और साउथ पोल होगा। आप उसे फिर तोड़िए, फिर दो और छोटे चुंबक मिलेंगे, हर एक का अपना नॉर्थ साउथ पोल। आप चाहे जितनी बार तोड़ते जाएं। मतलब टुकड़े करते जाओ पर पोल अलग नहीं होंगे? कभी नहीं। आपको हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल साथ ही मिलेंगे। आप चुंबकीय ध्रुवों को कभी अकेला कर ही नहीं सकते। ये बिजली के आवेशों से, मतलब चार्जेस से बहुत अलग बात है। वहां तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अलग कर सकते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला हो सकता है, पर मैग्नेट में ऐसा नहीं। नहीं, और ये कोई मामूली बात नहीं है। ये चुंबकत्व का एक मौलिक नियम है। इसे कहते हैं चुंबकीय एकल ध्रुवों का अनस्तित्व। मतलब प्रकृति में अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ पोल पाया ही नहीं जाता। ठीक है। और इसी फंडामेंटल नियम को अगर हम गणित की भाषा में कहें तो वो गॉस का चुंबकत्व संबंधी नियम बन जाता है। ये नियम कहता है कि अगर आप कोई भी बंद काल्पनिक सतह लें, मतलब एक क्लोज्ड सरफेस, तो उससे गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा शून्य होगा। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो, मतलब इंटीग्रल BdS इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये जीरो वाला मामला थोड़ा और समझाएंगे? इसकी तुलना अगर हम बिजली वाले गॉस नियम से करें तो? हाँ, देखिए, बिजली के लिए गॉस का नियम कहता है E.ds इज इक्वल टू क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कि किसी बंद सतह से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स इस बात पर निर्भर करता है कि सतह के अंदर कितना चार्ज क्यू बंद है। ठीक है। अगर अंदर चार्ज है तो फ्लक्स होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक। लेकिन चुंबकत्व में क्योंकि कोई अकेला चुंबकीय चार्ज या मोनोपोल होता ही नहीं है जिसे आप सतह के अंदर बंद कर सके, तो अंदर कुछ बंद ही नहीं हो सकता। इसलिए कुल फ्लक्स हमेशा जीरो ही रहता है। ओह, तो ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, बल्कि एक गहरा नियम है कि फ्लक्स हमेशा शून्य रहता है। लेकिन इसका मतलब क्या है? अगर फ्लक्स हमेशा शून्य है तो वो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो कैसी दिखती होंगी, उनका स्वभाव कैसा होगा? इसका सीधा बहुत महत्वपूर्ण नतीजा ये है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद लूप बनाती हैं, क्लोज्ड लूप्स। बंद लूप? हाँ, वो कहीं से शुरू होकर कहीं खत्म नहीं होती। जैसे बिजली की क्षेत्र रेखाएं होती है ना, वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं, नेगेटिव चार्ज पर खत्म हो जाती हैं। हाँ हाँ। लेकिन चुंबकीय रेखाएं ऐसी नहीं होती। वो अगर किसी सतह में घुसती हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं से बाहर निकलना ही पड़ता है, ताकि अंदर आने वाला और बाहर जाने वाला फ्लक्स बराबर हो और नेट फ्लक्स जीरो रहे। इसलिए वो हमेशा बंद घेरे बनाती हैं। जैसे चुंबक के बाहर वो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाती हैं, हाँ। और फिर चुंबक के अंदर साउथ से वापस नॉर्थ पोल तक आती हैं, अपना लूप पूरा करती हैं। अरे वाह, ये तो वाकई में एक बहुत बड़ा फर्क है। मतलब बिजली के क्षेत्र की तरह इनका कोई शुरुआती या आखिरी बिंदु नहीं होता, ये हमेशा बंद घेरों में ही रहते हैं।
और ये सब इसलिए क्योंकि अकेले चुंबकीय ध्रुव मिलते ही नहीं। कमाल है। अच्छा, अब अगर हम वापस उस क्षण चुंबक पर आएं और उसके पास एक कागज पर लोहे का बुरादा फैला दें, तो वो बुरादा खुद को एक बड़े सुंदर से पैटर्न में सजा लेता है। हाँ, देखा होगा सबने। वो पैटर्न हमें उन अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक अंदाजा देता है। तो ये रेखाएं हमें और क्या क्या बताती हैं? पहली बात तो आपने बताई कि ये बंद लूप हैं। दूसरी बात ये कि किसी भी बिंदु पर अगर हम इन रेखाओं पर एक स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट खींचें, तो वो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा बताती है। ओके, दिशा पता चल गई। और क्या? और आप देखेंगे कि जहां ये रेखाएं पास पास होती हैं, घनी होती हैं, जैसे ध्रुवों के पास, हाँ, बिल्कुल। वहां चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा शक्तिशाली होता है, स्ट्रांग होता है। और जहां रेखाएं दूर दूर होती हैं, वहां क्षेत्र कमजोर, वीक होता है। ठीक है। और एक और जरूरी बात शायद ये है कि ये रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। सोचिए क्यों? अगर वो काटती तो जहां वो काट रही हैं उस कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाती। एक ही जगह पर फील्ड 2 दिशाओं में कैसे हो सकता है? ये भौतिक रूप से संभव ही नहीं है। सही बात है। एक ही जगह, एक ही दिशा। ठीक है। अब यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। ऐसा ही चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न लगभग वैसा ही एक धारावाही परिनालिका के आसपास भी बनता है। परिनालिका मतलब वो जो तार को स्प्रिंग की तरह लपेटकर कुंडली बनाते हैं और उसमें से बिजली गुजारते हैं। हाँ, सोलेनॉइड। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि एक साधारण चुंबक और एक बिजली से चलने वाली कुंडली, इनका चुंबकीय क्षेत्र इतना मिलता जुलता है? नहीं, ये बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरी सच्चाई की तरफ इशारा करता है। देखिए, महान वैज्ञानिक एम्पियर ने बहुत पहले ही, मतलब जब परमाणुओं की इतनी साफ तस्वीर नहीं थी, तब भी ये परिकल्पना की थी हाँ। कि सारा चुंबकत्व असल में गतिशील आवेशों यानी मूविंग चार्जेस या कहिए विद्युत धाराओं, इलेक्ट्रिक करंट्स की वजह से ही पैदा होता है। उन्होंने सोचा कि शायद एक स्थायी चुंबक के अंदर भी एटॉमिक लेवल पर बहुत सारी छोटी छोटी परिसंचारी धाराएं बह रही हों, जैसे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना एटम में। अच्छा, तो मतलब चुंबक के अंदर भी करंट? एक तरह से हाँ, सूक्ष्म स्तर पर इस नजरिए से देखें तो एक क्षण चुंबक काफी हद तक एक परिनालिका जैसा ही है। परिनालिका क्या है? पास पास लिपटे हुए बहुत सारे तार के लूप्स जिनमें करंट बह रहा है। तो शायद चुंबक भी अंदरूनी तौर पर ऐसे ही बहुत सारे सूक्ष्म लूप्स का समूह है। याद है हमने कहा था कि चुंबक को तोड़ने पर 2 छोटे चुंबक मिलते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक लंबी परिनालिका को बीच से काट दें तो आपको 2 छोटी परिनालिकाएं मिलेंगी। दोनों का अपना नॉर्थ और साउथ पोल होगा, बस वो थोड़ी कमजोर होंगी। क्षेत्र रेखाएं तब भी बंद लूप ही बनाएंगी। वाह, ये तो बढ़िया एनालॉजी है। और ये सिर्फ दिखने में ही नहीं, गणितीय रूप से भी सच है। अगर हम चुंबक या परिनालिका से काफी दूर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र देखें तो दोनों का व्यवहार एक जैसा होता है। इसे हम चुंबकीय द्विध्रुव या मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। हर चुंबक या परिनालिका का अपना एक चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट m होता है, जो उसकी चुंबकीय शक्ति और दिशा बताता है। ठीक है, तो ये चुंबकीय द्विध्रुव, जैसे मान लीजिए एक छोटी सी कंपास की सुई है, जब इसको किसी बाहरी एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखते हैं तो क्या होता है? क्या वो खिंचती है या उस पर कोई धक्का लगता है? अगर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, यूनिफॉर्म है, तो उस पर कोई नेट फोर्स मतलब कुल खिंचाव या धक्का नहीं लगता। कोई फोर्स नहीं? नहीं, नेट फोर्स 0। लेकिन उस पर एक बल आघूल, एक टॉर्क जरूर लगता है। टॉर्क मतलब घूमने की कोशिश? हाँ, बिल्कुल। टाउल्स इक्वल टू m इंटू बी। ये टॉर्क उसे घुमाने की कोशिश करता है, ठीक वैसे ही जैसे हवा कंपास की सुई को घुमाकर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ले आती है। सुई तब तक घूमती है जब तक उसका चुंबकीय आघूर्ण m बाहरी क्षेत्र B की दिशा में अलाइन मतलब संरेखित न हो जाए। अच्छा, तो वो घूमकर फील्ड के दिशा में आ जाती है? हाँ, और इस स्थिति में उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू -m.b, वो सबसे कम होती है। ये सबसे स्थायी, सबसे स्टेबल संतुलन की अवस्था है। और अगर उसे उल्टा कर दे? 180 डिग्री पर? हाँ, अगर सुई को ठीक उल्टा 180 डिग्री कर दें तो ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है और वो अवस्था अस्थाई, अनस्टेबल होती है। अब जरा सा भी हिलाएंगे तो वो फौरन घूमकर वापस क्षेत्र की दिशा में आ जाएगी। ठीक है, ये समझ आ गया।
तो हमने ये समझ लिया कि चुंबक क्या है, उसका क्षेत्र कैसा होता है, वो बाहरी क्षेत्र में कैसे घूमता है, और हमने ये भी देखा कि लोहा चुंबक से चिपकता है। पर अब आते हैं उस सवाल पर जो हमने शुरू में उठाया था, क्या सभी पदार्थ लोहे जैसा ही बर्ताव करते हैं? तांबे का क्या, पानी का, हवा का? यहीं पर कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। पता ये चलता है कि पदार्थ चुंबकत्व के प्रति बहुत अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया देते हैं, और इस अलग अलग प्रतिक्रिया को समझने के लिए, उसे मापने के लिए हमें कुछ तरीकों की जरूरत पड़ती है। जैसे पहला सवाल तो यही है कि जब हम किसी पदार्थ को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो खुद कितना चुंबकित हो जाता है, इसे कैसे नापें? हाँ, इसके लिए एक क्वांटिटी, एक राशि परिभाषित की गई है जिसे कहते हैं चुंबकन या मैग्नेटाइजेशन, जिसे हम m से दिखाते हैं। हाँ, ये बताता है कि पदार्थ के अंदर प्रति इकाई आयतन में, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में, कितना नेट चुंबकीय आघूर्ण पैदा हुआ है। सीधे शब्दों में कहें तो m ये मापता है कि पदार्थ बाहरी क्षेत्र के असर में कितना मैग्नेटिक बन गया है। अच्छा, तो m पदार्थ का अंदरूनी जवाब है, लेकिन वो जो बाहरी असर है उसे कैसे मापें? क्या हम सीधे बाहरी चुंबकीय क्षेत्र B का इस्तेमाल करते हैं? यहाँ थोड़ा सा एक बारीकी है। बाहरी असर पैदा करने वाला जो स्रोत है, जैसे मान लीजिए परिनालिका में बहने वाली धारा, उससे सीधे तौर पर जुड़ी एक और राशि है जिसे चुंबकीय तीव्रता या मैग्नेटिक इंटेंसिटी H कहते हैं। H? हाँ, H। ये H बाहरी स्रोत की ताकत बताता है, बिना पदार्थ के असर को शामिल किए। अब पदार्थ के अंदर जो कुल चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जिसे हम B कहते हैं, वो इन दोनों पर निर्भर करता है, बाहरी स्रोत यानी H पर भी और पदार्थ की अपनी प्रतिक्रिया यानी M पर भी। ओह, तो M पदार्थ का अंदरूनी जवाब, H बाहरी सवाल और B कुल नतीजा। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम सीधे ये बता सकें कि कोई पदार्थ H के जवाब में कितना M पैदा करता है? मतलब वो कितना आसानी से चुंबकित होता है या नहीं होता? बिल्कुल, और यही वो चाबी है जो पदार्थों को अलग अलग वर्गों में बांटने में हमारी मदद करती है। इसे कहते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसे ग्रीक अक्षर खाए से दिखाते हैं। खाए? हाँ, खाए। ये बस एक नंबर है, इसकी कोई इकाई नहीं होती, और ये बताती है कि पदार्थ बाहरी तीव्रता H के प्रति कितना संवेदनशील है। गणितीय रूप से m = खाए H। m = खाए H। हाँ, मतलब खाए जितना ज्यादा होगा, पदार्थ उतना ही ज्यादा चुंबकित होगा। और खाए का मान और उसका चिन्ह, मतलब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, यही पदार्थ की चुंबकीय पहचान है। समझ गया। तो ये खाए ही वो जादुई नंबर है जो बताता है कि पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से दोस्ती करेगा, दुश्मनी करेगा या उसे नजरअंदाज करेगा। तो इस खाए के आधार पर पदार्थ कितने तरह के होते हैं? मुख्य रूप से हम पदार्थों को काय के मान और चिन्ह के आधार पर 3 बड़ी श्रेणियों में बांटते हैं, जैसा कि हमारे स्रोत की सारणी 5.2 में भी दिखाया गया है। पहली श्रेणी है प्रतिचुंबकीय या डायामैग्नेटिक पदार्थ। प्रतिचुंबकीय, डायामैग्नेटिक। हाँ, इनके लिए काय का मान नेगेटिव होता है और बहुत छोटा होता है, करीब -10⁵ के आसपास। नेगेटिव मतलब ये विरोध करते हैं? हाँ, बिल्कुल। नेगेटिव काय का मतलब है कि इनका जो चुंबकन M होता है वो बाहरी तीव्रता H की विपरीत दिशा में होता है, उल्टा। विपरीत दिशा में? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चिपकने के बजाय धक्का देंगे क्या? हाँ, यही मतलब है। ये पदार्थ बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, रिपेल होते हैं। अगर आप इन्हें एक ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रखें जहां क्षेत्र की ताकत जगह जगह अलग हो, मतलब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो, तो ये पदार्थ ज्यादा ताकतवर क्षेत्र वाले हिस्से से कम ताकतवर क्षेत्र वाले हिस्से की ओर जाने की कोशिश करेंगे, यानी दूर भागेंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन ऐसा होता क्यों है? इनमें ऐसा क्या है जो ये विरोध करते हैं? लोहा तो खिंचता है। इनमें खास बात यह है कि इनके परमाणुओं के पास अपना कोई स्थायी चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता। नॉर्मली वो मैग्नेटिक नहीं होते, लेकिन जब बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो परमाणुओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनकी गति थोड़ी सी बदल जाती है। ये लेंस के नियम का नतीजा है। अच्छा। इस बदलाव से एक छोटा सा प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण, एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट पैदा होता है, जो हमेशा बाहरी लगाए गए क्षेत्र का ही विरोध करता है। और इसी विरोधी आघूर्ण के कारण वो हल्का सा प्रतिकर्षण, वो रिपल्शन महसूस होता है। अच्छा,
तो ये एक तरह का अंतर्निहित विरोध है जो हर पदार्थ में होता है। कौन से पदार्थ आते हैं इस श्रेणी में? पानी, तांबा? हाँ बिल्कुल, इसके उदाहरण हैं बिस्मथ, तांबा, सीसा, सिलिकॉन, नाइट्रोजन गैस, पानी और साधारण नमक NaCl भी। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये प्रतिचुंबकत्व का गुण असल में सभी पदार्थों में मौजूद होता है। सभी में? हाँ, सभी में। लेकिन कई पदार्थों में दूसरे चुंबकीय प्रभाव इतने शक्तिशाली होते हैं कि एक कमजोर सा विरोध दब जाता है, पता ही नहीं चलता। ओके। इसी श्रेणी में एक बहुत ही खास एक्सट्रीम उदाहरण है अतिचालकों का, सुपरकंडक्टर्स का। सुपरकंडक्टर्स? वो तो बिजली वाले होते हैं ना? हाँ, वो बिजली के बहुत अच्छे चालक होते हैं, शून्य प्रतिरोध वाले। लेकिन वो परफेक्ट प्रतिचुंबकीय भी होते हैं। बहुत ही कम तापमान पर कुछ पदार्थ अतिचालक बन जाते हैं और उनके लिए खाय का मान ठीक -1 होता है। -1? हाँ, खाय = -1। इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उनके अंदर बिल्कुल भी घुस नहीं पाती, वे पूरी तरह से बाहर धकेल दी जाती हैं। इसे माइसनर प्रभाव कहते हैं। अच्छा। और इसी वजह से अतिचालक चुंबकों को हवा में तैरा सकते हैं, लेविटेट कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल मैग्लेव ट्रेनों जैसी तकनीकों में करने की कोशिश हो रही है। वाह! तो पानी और तांबे का हल्का विरोध करना और अतिचालकों को पूरी तरह से रास्ता रोक देना, ये तो हुई पहली श्रेणी, प्रतिचुंबकीय। अब दूसरी कौन सी है? दूसरी श्रेणी है अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक पदार्थ। अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक। हाँ, इनके लिए खाय का मान पॉजिटिव होता है, पर होता ये भी बहुत छोटा ही है, करीब +10⁵ के आसपास। पॉजिटिव? तो ये आकर्षित होंगे? हाँ बिल्कुल। पॉजिटिव खाय का मतलब है कि इनका चुंबकन M बाहरी तीव्रता H की ही दिशा में होता है, इसलिए ये बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर रूप से आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। कमजोर रूप से? हाँ, कमजोर रूप से। अगर इन्हें असमान क्षेत्र में रखा जाए, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, तो ये कमजोर क्षेत्र वाले हिस्से से मजबूत क्षेत्र वाले हिस्से की ओर जाने की कोशिश करते हैं, मतलब खिंचे चले आते हैं। ठीक है, पर इनका व्यवहार प्रतिचुंबकीय से उल्टा क्यों है? उनमें स्थायी आघूर्ण नहीं था, तो इनमें होता है क्या? हाँ, यही मुख्य अंतर है। इनके परमाणुओं के पास अपना एक स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। आप समझ लीजिए कि इनके हर परमाणु में एक नन्ही सी कंपास सुई लगी है। अच्छा। सामान्य अवस्था में, मतलब जब कोई बाहरी फील्ड न हो, तो ये नन्ही सुइयां ऊष्मीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी के कारण इधर-उधर बिखरी रहती हैं, रैंडम होती हैं। तो पूरे पदार्थ का कोई नेट चुंबकन नहीं होता? ठीक है, लेकिन जैसे ही आप बाहरी चुंबकीय क्षेत्र B0 लगाते हैं, तो ये छोटे छोटे परमाणु चुंबक बाहरी क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा संरेखित होने की, अलाइन होने की कोशिश करते हैं। कोशिश करते, मतलब पूरी तरह नहीं हो पाते? नहीं, पूरी तरह नहीं, क्योंकि तापमान T भी तो है। थर्मल एनर्जी उन्हें लगातार इधर-उधर हिलाती रहती है, वो इस अलाइनमेंट का विरोध करती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अलाइनमेंट हो जाता है। और ये थोड़ा सा अलाइनमेंट ही काफी होता है कि पदार्थ में फील्ड की दिशा में एक नेट चुंबकेन पैदा हो जाए और वो आकर्षित होने लगे। और ये जो अलाइनमेंट है, ये क्यूरी के नियम के अनुसार बाहरी क्षेत्र B0 के समानुपाती होता है और तापमान T के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब आप फील्ड बढ़ाएंगे तो अलाइनमेंट बढ़ेगा, या फिर आप ठंडा करेंगे, तापमान घटाएंगे तो भी अलाइनमेंट बढ़ेगा। अच्छा, तो ये बाहरी फील्ड और तापमान के बीच की एक खींचतान है। कौन से पदार्थ आते हैं इसमें? एल्यूमिनियम? हाँ, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन गैस STP पर और कॉपर क्लोराइड CuCl2 जैसे पदार्थ अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, तो कुछ पदार्थ हल्का विरोध करते हैं, प्रतिचुंबकीय, कुछ हल्का साथ देते हैं, अनुचुंबकीय। अब आती है तीसरी श्रेणी। लगता है यही वो है जिसमें हमारा लोहा आता है। बिल्कुल। तीसरी और सबसे जानी पहचानी श्रेणी है लौह चुंबकीय या फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। फेरोमैग्नेटिक? हाँ, यही वो श्रेणी है जिससे हम सबसे ज्यादा परिचित हैं। इन पदार्थों के लिए खाई का मान न सिर्फ पॉजिटिव होता है, बल्कि बहुत बहुत बड़ा होता है, 1000 या उससे भी ज्यादा। 1000 गुना ज्यादा? बाप रे! आखिर इनमें ऐसा क्या खास होता है जो ये इतना शक्तिशाली व्यवहार दिखाते हैं? क्या इनके परमाणु चुंबक बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं अनुचुंबकीय वालों से? नहीं, परमाणु चुंबक तो वैसे ही होते हैं जैसे अनुचुंबकीय पदार्थों में। स्थायी चुंबकीय आघूर्ण इनमें भी होता है,
लेकिन यहाँ एक और बहुत ज्यादा शक्तिशाली चीज काम करती है। एक क्वांटम मैकेनिकल प्रभाव है जिसे अन्योन्य क्रिया या एक्सचेंज इंटरैक्शन कहते हैं। एक्सचेंज इंटरैक्शन। हाँ, इस प्रभाव के कारण कमाल की बात यह है कि बिना किसी बाहरी क्षेत्र के भी पड़ोसी परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के साथ खुद ब खुद अपने आप ही समानांतर यानी पैरेलल अलाइन हो जाते हैं। अपने आप, बिना बाहरी फील्ड के? हाँ, अपने आप। लेकिन ये अलाइनमेंट पूरे पदार्थ में एक साथ नहीं होता। ये छोटे छोटे क्षेत्रों में होता है, छोटे छोटे रीजन्स में, जिन्हें हम डोमेन्स कहते हैं। डोमेन? हाँ, डोमेन, हर डोमेन जो कि मिलीमीटर के साइज का भी हो सकता है और जिसमें अरबों परमाणु हो सकते हैं, वो अपने आप में पूरी तरह से चुंबकित होता है। मतलब हर डोमेन एक नन्हा लेकिन शक्तिशाली चुंबक होता है। तो मतलब पदार्थ के अंदर छोटे छोटे लाखों करोड़ों चुंबक पहले से बने हुए हैं। फिर सामान्य लोहा चुंबक की तरह क्यों नहीं व्यवहार करता? वो तो नहीं चिपकता लोहे से? बिल्कुल सही सवाल। क्योंकि सामान्य अवस्था में जब कोई बाहरी क्षेत्र नहीं लगाया गया हो तो इन डोमेनों का जो चुंबकन है वो अलग अलग दिशाओं में बिखरा रहता है। रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं ये डोमेन। अच्छा। तो एक डोमेन का नॉर्थ इधर, दूसरे का उधर, तीसरे का कहीं और। कुल मिलाकर पूरे पदार्थ का जो नेट चुंबकन होता है वो शून्य हो जाता है। इसीलिए सामान्य लोहा जैसा व्यवहार नहीं करता। ठीक है, लेकिन फिर? डोमेन जिनका चुंबकन पहले से ही बाहरी क्षेत्र की दिशा के आसपास था, वे बड़े होने लगते हैं। वो अपने पड़ोसी डोमेनों की कीमत पर फैलते हैं, उन्हें अपने अंदर मिला लेते हैं। अच्छा। और दूसरी चीज, बाकी डोमेनों का जो चुंबकन है वो पूरा का पूरा घूमकर बाहरी क्षेत्र की दिशा में अलाइन हो जाता है। इन दोनों प्रक्रियाओं, डोमेन का बढ़ना और डोमेन का घूमना, इन दोनों से पदार्थ के अंदर बाहरी क्षेत्र की दिशा में एक बहुत ही शक्तिशाली नेट चुंबकन पैदा हो जाता है और इसीलिए ये पदार्थ चुंबक की तरफ इतनी जोर से खींचते हैं। समझ गया। तो ये सारा खेल इन डोमेन का है। और लोहा, कोबाल्ट, निकल जैसे धातु इसी श्रेणी में आते होंगे? हाँ, लोहा, कोबाल्ट, निकल और एक और है गैडोलिनियम। ये इसके मुख्य उदाहरण है। अच्छा, हम देखते हैं कि कुछ चुंबक तो स्थायी होते हैं, परमानेंट मैग्नेट, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिजली बंद करते ही अपना चुंबकत्व खो देते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट में होता है। क्या ये भी लौह चुंबकत्व से जुड़ा है? बिल्कुल। लौह चुंबकीय पदार्थों में भी थोड़ी वैरायटी होती है। कुछ पदार्थ जैसे कि एल्निको, ये एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट और लोहे की एक मिश्र धातु है, या फिर वो जो प्राकृतिक चुंबक पत्थर होता है, लोडस्टोन। हाँ। ये ऐसे होते हैं कि बाहरी क्षेत्र हटाने के बाद भी उनमें काफी सारा चुंबकन बना रहता है। उनका जो डोमेन अलाइनमेंट एक बार हो गया वो आसानी से बिगड़ता नहीं। इन्हें हम कठोर लौह चुंबकीय या हार्ड फेरोमैग्नेट्स कहते हैं और इन्हीं से स्थायी चुंबक बनते हैं। ओके, हार्ड वाले। दूसरी तरफ कुछ पदार्थ होते हैं जैसे नर्म लोहा, सॉफ्ट आयन। ये ऐसे होते हैं कि बाहरी क्षेत्र लगाते ही तो बहुत ज्यादा चुंबकित हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप क्षेत्र हटाते हैं उनका डोमेन अलाइनमेंट लगभग खत्म हो जाता है और वे अपना ज्यादातर चुंबकत्व खो देते हैं। इन्हें मृदु लौह चुंबकीय या सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स कहते हैं। सॉफ्ट वाले? हाँ। और इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? ट्रांसफार्मर की कोर बनाने में या विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में, जहां हमें चुंबकत्व को अपनी मर्जी से चालू या बंद करना होता है। बहुत बढ़िया। और तापमान का क्या असर होता है इन पर? मतलब अगर लोहे को बहुत गर्म करें तो क्या वो हमेशा लौह चुंबकीय ही रहेगा? नहीं, तापमान का बहुत बड़ा असर होता है। अगर आप एक लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करते जाएं तो एक निश्चित तापमान आता है जिसे क्यूरी तापमान कहते हैं। क्यूरी तापमान? मैडम क्यूरी वाला? हाँ, उन्हीं के नाम पर है। इस तापमान पर पदार्थ को जो ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो डोमेन बनाने वाली जो एक्सचेंज इंटरैक्शन थी ना, उस पर हावी हो जाती है और डोमेन संरचना नष्ट हो जाती है। क्यूरी तापमान से ऊपर पदार्थ अपना लौह चुंबकीय गुण खो देता है और एक साधारण अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। अरे, मतलब लोहा भी गर्म होके पैरामैग्नेटिक बन जाता है? हाँ, लोहे के लिए ये तापमान काफी ज्यादा है, करीब 770 डिग्री सेल्सियस। पर हाँ, उससे ऊपर वो लौह चुंबकीय नहीं रहता। ठंडा करने पर वो वापस लौह चुंबकीय बन सकता है। तो आज की इस चर्चा से हमने चुंबकत्व की कितनी सारी परतें खोली।
मतलब हमने देखा कि कैसे चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में आते हैं, अकेले कभी नहीं मिलते, और इसी वजह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद लूप बनाती हैं। हमने ये भी समझा कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला छड़ चुंबक असल में परमाणु स्तर पर बहती हुई सूक्ष्म धाराओं का नतीजा हो सकता है, ठीक एक परिनालिका या सोलेनॉइड की तरह। बिल्कुल। और शायद सबसे अहम बात, हमने देखा कि अलग अलग पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के प्रति कितने अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रिया देते हैं। कोई थोड़ा सा विरोध करता है, प्रतिचुंबकीय, कोई थोड़ा सा साथ निभाता है, अनुचुंबकीय, और कोई तो पूरी तरह से मैदान में उतर आता है और खुद एक शक्तिशाली चुंबक बन जाता है, लौह चुंबकीय। और ये सब उनके अंदर की सूक्ष्म संरचना और क्वांटम प्रभाव पर निर्भर करता है। ये वाकई हैरान करने वाली बात है ना, कि सिर्फ वो जो काई का मान है उसमें थोड़े से अंतर से, मतलब नेगेटिव में बहुत छोटा -10⁵, या पॉजिटिव में बहुत छोटा +10⁵, या फिर पॉजिटिव में बहुत बड़ा 10,000+, पदार्थ का पूरा व्यवहार कितना ज्यादा बदल जाता है। हमने आज इन 3 मुख्य प्रकारों पर ध्यान दिया, लेकिन जैसा हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फेरी चुंबकीय और प्रतिलोह चुंबकीय जैसे और भी जटिल चुंबकीय व्यवहार वाले पदार्थ मौजूद हैं, जिनकी अपनी एक अलग और भी पेचीदा कहानी है। हाँ, वो शायद फिर कभी। हाँ, और अंत में एक सवाल वहीं छोड़ जाते हैं जहां से हमने एक तरह से शुरू किया था, और जैसा स्रोत के विचारणीय विषय में भी है। हम जान गए कि चुंबकीय एकल ध्रुव मोनोपोल मौजूद नहीं है, विज्ञान ने ये नियम खोज लिया है, स्थापित कर दिया है, लेकिन क्यों नहीं है? प्रकृति ने ऐसा क्यों तय किया? इसका कोई गहरा, कोई फंडामेंटल कारण होना चाहिए जो शायद अभी हमारी पूरी समझ से परे है। ठीक वैसे ही जैसे हम जानते हैं कि बिजली का चार्ज हमेशा एक न्यूनतम इकाई E यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के पूरे गुणज में ही पाया जाता है। चार्ज क्वांटीकृत है, क्वांटाइज्ड है, पर क्यों है? विज्ञान हमें क्या और कैसे तो बहुत अच्छे से बताता है, लेकिन अक्सर सबसे दिलचस्प सवाल क्यों वाले होते हैं, जो हमें हमेशा और ज्यादा जानने के लिए और ज्यादा खोजने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। बिल्कुल सही कहा, ये क्यों वाले सवाल ही शायद विज्ञान को आगे बढ़ाते हैं।